गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम डू नॉट फेल आइदर विन और लर्न। मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ। इसी क्रम में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पॉइंट नंबर 1 अध्ययन किया था। एक्स पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम अध्ययन करेंगे निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पॉइंट नंबर 2, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कई बार बोर्ड एग्जाम प्रश्न आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विषुवत पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक ही बात है, निरक्ष यानी कि जो अक्ष नहीं है, अक्ष के अनुदिश नहीं है, अक्ष के अनुदिश विपरीत है, अर्थात एक्स अक्ष के लंबवत है, उसे हम कहते हैं निरक्ष। जैसे मान लिया कि यह आपका विद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये बात मैंने स्पष्ट कर दी है कि इन आवेशों के आरंभिक और अंतिम बिंदु पर आवेश प्लस और माइनस इधर भी ले सकते हैं, प्लस उधर भी ले सकते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। हम केवल अपना ध्यान कंसेप्ट पे होना चाहिए, कंसेप्ट क्या कहता है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो एक्स एक्स के अनुदिश अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया। अब निरक्ष पे करने के लिए एक्स के लंबवत एक रेखा लेते हैं और ये हम जानते हैं कि जो भी हम पॉइंट लेते हैं वो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु सी से लेते हैं। अब सी से आर दूरी पर एक बिंदु P हमने लिया जो कि एक्स एक्स के लंबवत है, अर्थात ये निरक्ष है, अर्थात ये विषुवत है। अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण भी निकालनी पड़ेगी और प्लस क्यू आवेश के कारण भी निकालनी पड़ेगी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं कि प्लस से विपरीत दिशा में होती है और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस की ओर होती है। मान लिया कि इनका जो परिणामी है वो E1 से और E2 से थीटा कोण बना रहा है। अभी हम सदिश में ये हमने पढ़ा है कि जिधर थीटा बनता है उधर आपका क्या आता है, E1 कोस थीटा, और थीटा की विपरीत दिशा में ये E1 कोस थीटा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसकी 90 डिग्री अपन यूँ ले लें तो ये तो हो गया E1 कोस थीटा और ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। फिर यदि इसके लगे तो थीटा की जिधर थीटा है उधर तो क्या जाएगा E2 कोस थीटा, E2 कोस थीटा, और इससे इधर क्या जाएगा E2 साइन थीटा। देखो जब अपन ने सदिश पढ़ा था तब उसमें भी पढ़ा था कि जिधर थीटा होता है उधर कोस थीटा आता है। जैसे मान लो कि ये आर है तो आर कोस थीटा, और थीटा की विपरीत दिशा में घटक आर साइन थीटा होता है। सेम उसी तर्ज पर हमने ये थीटा क्यों बनाया, E1 कोस थीटा,
फिर ये थीटा बन रहा है E2 cos थीटा, ये थीटा के विपरीत दिशा बन रहा है E2 sin थीटा, ये थीटा के विपरीत दिशा बन रहा है E1 sin थीटा। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो एक चीज़ मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये बिंदु P है, या मैं इसको इधर ले आता हूँ किसी बिंदु P, ये मान लिया कि बी A है, ये B है और इसका मध्य बिंदु C है ही। तो त्रिभुज APC में, त्रिभुज ACP में क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। तो AP इज इक्वल टू AC, देखो यहाँ से यहाँ तो दूरी A है और यहाँ से दूरी भी A है, तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो AP क्या आ गई, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसी प्रकार PQ भी क्या जाएगी, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस चीज़ से हमें ये स्पष्ट होता है कि प्लस Q के कारण बिंदु P पर आवेश और माइनस Q के कारण बिंदु P पर आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो किसी आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु की विद्युत क्षेत्र तीव्रता E इज इक्वल टू होती है KQ/R स्क्वायर, और अपने प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E1 बराबर हो जाएगा आपका, E1 बराबर आपका हो जाएगा KQ अपॉन इन दोनों के मध्य दूरी वो कितनी है, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का वर्गमूल। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो किसी रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्योंकि यहाँ भी दूरी क्या है, समान है, तो E2 बराबर क्या जाएगा, KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखो दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, अतः प्लस Q आवेश के कारण बल QE, प्लस Q आवेश के कारण बल QE और माइनस Q आवेश के कारण बल QE है। तो दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान है। दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान है, अर्थात नेट जो तीव्रता है वो क्या होगी, शून्य होगी, अर्थात नेट। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो गया कि दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान है, अतः नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब हमने देखो यहाँ बिंदु P पर E1 के घटकों को विभाजन किया है और माइनस Q के कारण E2 के विद्युत क्षेत्र को घटक में विभाजन किया है। अभी इस चित्र में आप देख रहे हो कि E1 और E2 में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, इसलिए E1 sin थीटा और E2 cos थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये शून्य हो जाएंगे। अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर आएगी, P के इस दिशा में, अतः नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी,
E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चित्रानुसार E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा समान और विपरीत होने के कारण शून्य हो जाती है। E1 साइन थीटा वह E2 cos थीटा समान वह विपरीत होने के कारण शून्य हो जाती है, परंतु नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखो ये हम जान चुके हैं कि E1 बराबर E2 है, दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। तो मैं चाहूँ तो इसको E1 को E2 लिख दूँ या E2 को E1 लिख दूँ, तो आपका क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा बराबर 2E1 cos थीटा। अब देखो आप चित्र में आ जाइए। चित्र में आप देख रहे हैं यदि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, आपका थीटा होगा, क्योंकि मैं यदि इसको इधर बढ़ाऊं तो ये थीटा, क्योंकि शीर्षक में कोण है, और ये क्या है, समांतर है, इसलिए क्या है, ये एकांतर कोण है। अब यदि यहाँ से मैं cos थीटा का मान निकालूं चित्र से, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और आधार क्या है, ये तो आपका लंब है, ये कर्ण है, तो आधार क्या है a, और कर्ण क्या है √a² प्लस r², या r² प्लस a², ये आ गया आपका cos थीटा। तो a बराबर क्या जाएगा, a की बात निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 व 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 1 वह 3 से मान 4 में रखने पर, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो E नेट इजिकल टू E1 का मान कितना है, KQ अपॉन r² प्लस a²। कोष्टक का मान कितना है, a अपॉन r² प्लस a² का होल का अंडर रूट। अब आप देखिए यदि मैं इसको k को इधर रख लूँ और 2 Q को भी इधर रख दूँ और 2 को a के पास ले जाऊँ, तो आपका ये इस प्रकार हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया है वो बताता हूँ। देखो आप जानते हो a और a की पावर 1/2, इसकी 1 आधार समान है तो 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर भी a की जगह क्या है r² प्लस a², तो क्या जाएगा r² प्लस a² की पावर 3/2। अब देखो हमने जाना था जब दो आवेशों का परिणाम समान है और विपरीत प्रकृति के हैं और उनके मध्य दूरी 2a है, तो उनके मध्य दूरी इंटू आवेश का गुणनफल को हम क्या कहते थे, आगुण कहते थे, और उसे किसे लेते थे, p से। तो KP अपॉन r² प्लस a² की पावर 3/2। यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके आप पुनः देख सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को वीडियो में विजुअलिटी कम नज़र आ रही हो
तो अपने यूट्यूब पर थ्री डॉट पे जाइए और विजिबिलिटी बढ़ा लीजिए। अब यहाँ कंडीशन एक आती है कि यहाँ पर भी जो आर है वो दूरों के मध्य बिंदु से आवेश तक की दूरी से बहुत अधिक बड़ा है, या आर वेरी 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 ए। अतः आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं। तो ये आपका ई नेट आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब ई नेट। और ई नेट कौन सा है? ये ई निरक्स, के पी अपॉन आर क्यूब। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 5। स्टूडेंट्स, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, और ई नेट की जो दिशा होगी वो इसी दिशा में आपका ई नेट होगा। जो दिशा E1 कोस्टर E2 कोस्टर की है उसी दिशा में ई नेट होगा। तो ये आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी उसी दिशा में होगी। अब देखो बच्चों, आपने देखा कि ई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2kp अपॉन आर क्यूब, और ये जो तीव्रता है वो कौन सी है? ई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 2, ये कौन सी है? ई निरक्ष। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? ई निरक्ष। अब देखो इसकी हम व्याख्या कैसे करेंगे? देखो इसकी व्याख्या करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है। एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है, और ये बात यहाँ लिखी हुई है, और इसी बात को मैं शब्दों में लिख रहा हूँ। एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी होती है। ये परिणाम निकल के अपने सामने आया। या इसे मैं दूसरे तरीके और लिख सकता हूँ, निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक्स पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान का आधा होता है। देखो बात तो वही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण के थीटा कोण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव बल आघूर्ण एक समान विद्युत क्षेत्र में
द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। देखो यहाँ बात हो रही है एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो हम ये कल्पना कर लेते हैं कि ये समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा ई सदिश है, और भी होंगी उनकी दिशा भी ई सदिश होगी। ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये अपने कल्पना कर ली कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है, ये अपन मान लेते हैं। माना एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, माना एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है, ये अपन ने कल्पना कर ली। तो मान लिया कि ये आपका द्विध्रुव है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, और इधर इसकी क्षेत्र की दिशा आपकी वो ई है। अब ये इससे क्या है, थीटा कोण पे झुका हुआ है। माना एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, ये आपका द्विध्रुव है, ये क्या है, थीटा कोण पे झुका हुआ है, ये अपन ने माना है। अब हम जानते हैं कि प्लस आवेश के कारण जो बल होता है वो आपका होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये बल आपका इधर होगा QE, और माइनस आवेश के कारण जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, वो आपका इधर होगा। देखो बच्चों, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, इन्हीं चीज़ों से काम बनेगा। यदि आपको ये सब याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम ये बार बार देख रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। अब आप देख रहे हो प्लस क्यू के कारण बल, प्लस क्यू के कारण बल, माना कि वो F1 है, तो F1 सदिश बराबर QE सदिश, और माइनस क्यू के कारण बल F2 सदिश बराबर माइनस QE सदिश। तो नेट बल क्या हो जाएगा, नेट बल या F नेट, F1 सदिश प्लस F2 सदिश, QE सदिश माइनस QE सदिश बराबर 0। तो देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों बलों का परिणामी समान व दिशा विपरीत होने के कारण नेट बल शून्य आ रहा है। दोनों बलों का परिणाम या परिणामी समान वह दिशा विपरीत होने के कारण नेट बल या कुल बल शून्य है। तो ये बात अपने पहले भी स्पष्ट हो चुकी है। दोनों बलों का परिणामी समान व दिशा विपरीत होने के कारण नेट बल या कुल बल
शून्य है। इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न होने के कारण इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न होने के कारण विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पर आपको फोकस देना चाहिए। दोनों बलों का परिणाम समान है व दिशा विपरीत होने के कारण नेट बल या कुल बल शून्य है। इन बलों की क्रिया रेखाएं हैं, ये जो क्रिया रेखाएं हैं, इनके कारण इन पर बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है। और हम ये जानते हैं कि जो बल युग्म आघूर्ण है, बल युग्म आघूर्ण है, उसका सूत्र होता है बल इंटू क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। देखो माइनस क्यू की क्रिया रेखा ये है, प्लस क्यू की क्रिया रेखा ये है। अब इन दोनों के मध्य लंबवत दूरी को मैं ग्रीन पेन से करना चाहूँगा, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी उससे। ये वाली जो दूरी है, मान लेते कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ए था, माइनस क्यू और प्लस क्यू वाला बी था, तो ये मान लेते हैं पॉइंट सी है। तो क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। अब देखो माइनस क्यू की क्रिया रेखा इधर है और प्लस क्यू की क्रिया रेखा इधर है। यदि मैं इसको यहीं रखूं, इसको इधर ले जाऊं, तो ये लंबवत दूरी होगी बी सी। तो बल क्या है? बल आपका क्या है? क्यू ई। बल आपका क्या है? क्यू ई। और क्रिया रेखा में लंबवत दूरी बी सी। समीकरण नंबर 1। अब देखो ये आपका थीटा है, इस थीटा के सामने ऊर्जा क्या होती है? लंब। 90 साइन ऊर्जा कर्ण, ये क्या है? आधार। तो मैं यहाँ निकालता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा पर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? BC। कर्ण क्या है? ये इसकी ये लंबाई कितनी है? 2a है, तो 2a। तो साइन थीटा बराबर क्या जाएगा? BC अपॉन 2a। तो BC बराबर क्या जाएगा? 2a साइन थीटा। अब देखो ये BC का मान समीकरण 1 में रखने पर इसको मिलता हूं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से देखो बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं और टाउ एक सदिश राशि है, क्यू ई इंटू 2a। इसको मैं लिखता हूँ ई 2a साइन थीटा। इसको मैं लिखता हूँ ई क्यू 2a साइन थीटा। देखो अपने देखा था, कोई एक आवेश एवं आवेशों के मध्य दूरी को हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। और इसको किस लिखते हैं? पी से। ई पी साइन थीटा। मुझे लग नहीं रहा है कि आपको दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं ये यहाँ से ये साफ कर देता हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? समीकरण 2 को मैं यहाँ रखूँगा, इसको भी मैं पुनः साफ कर देता हूँ। समझ में आए तो कोई बात नहीं, दोबारा समझ देता हूँ। BC का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, टाउ एक सदिश राशि है, तो ये आपको जाएगा QE 2A साइन थीटा। अब देखो Q2A और E साइन थीटा इधर थे। अभी हम जानते हैं कोई आवेश इंटू आवेशों की मध्य दूरी को हम बल आघूर्ण P से दिखाते हैं, तो PE साइन थीटा। अब देखो यदि आपने वेक्टर पढ़ा हो तो PE साइन थीटा को हम लिख सकते हैं P सदिश क्रॉस E सदिश। तो ये टाउ सदिश इज इक्वल टू आ गया, दो सदिशों का सदिश गुणनफल को हम PE साइन थीटा लिख सकते हैं या P सदिश क्रॉस E सदिश लिख सकते हैं। अब यहाँ से कुछ स्थितियाँ बनती हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। स्थिति नंबर 1, टाउ सदिश इज इक्वल टू हो गया PE साइन थीटा। देखो यदि ये थीटा इसको मैं उठाकर इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले आऊं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और बल आघूर्ण की दिशा, देखो बल आघूर्ण की दिशा सदैव माइनस से प्लस की ओर होती है, इसकी दिशा इधर होगी, ये आपकी P की दिशा है। अब देखो मैं इसको इधर उठा के इधर ले आऊंगा तो P की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक हो जाएगी, अर्थात P और E के मध्य कोण क्या होगा, 0। तो केस नंबर फर्स्ट, पुनः मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ये बात समझने की है। जो P की दिशा होती है यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, वो -Q से +Q की ओर होती है, ये हम जानते हैं। अब मैं इसको x की स्थिति में ले आऊं तो P की दिशा और विद्युत क्षेत्र दिशा एक ही हो जाएगी, तो उस स्थिति में थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। तो और हम जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए टाउ सदिश बराबर PE इंटू 0 बराबर 0। और ये क्या है, नियत संतुलन की स्थिति है। केस नंबर सेकंड, यदि मैं इस द्विध्रुव को इस की क्रिया रेखा के बल क्रिया रेखा के 90 पे ले जाऊं तो थीटा पर क्या जाएगा, 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1। इस केस में बल आघूर्ण क्या जाएगा, टाउ इज इक्वल टू PE साइन 90 बराबर PE। और केस नंबर थर्ड, यदि मैं लूं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री भी क्या हो जाएगी, 0। इस स्थिति में ये आपकी स्थिति इस प्रकार होगी, ये यूँ आ जाएगा, तो यानी ये जो एंगल होगा कितना जाएगा, 180। तो यानी कि जो P की दिशा है या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होंगे दोनों। उस स्थिति में क्या होगा, थीटा 180 होगा और साइन 180 मान का क्या होता है, 0। तो ये इस स्थिति में भी टाउ क्या होगा, 0। आप देख रहे हो स्थिति नंबर फर्स्ट में भी टाउ 0 है, स्थिति थर्ड में भी टाउ 0 है। तो ये तो जो फर्स्ट है वो नियत संतुलन की स्थिति है और जो स्थिति थर्ड है वो अनियत संतुलन की स्थिति है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।